जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन स्टोर पर। साथियों, आज बात करेंगे जो आप सबके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है ना, कुछ उन सारे सवालों के आज आपको जवाब दिए जाएंगे बाकायदा, जिन पे कई बार रिकवरी वाले आपको डराते भी हैं और आपके मन के अंदर ऐसे सवाल गूंजते रहते हैं। 2-4 सवाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी पूरी वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं अब इसमें जितने मैं कवर कर पाऊँगा सवाल आप लोगों के, उन सवालों के जवाब दूँगा। 1-2 सवाल लोगों के ये रहते हैं कि जो सेटलमेंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होगी, ठीक है? पेनल्टी वगैरह लगा के। कई भाइयों के ये सवाल रहता है कि सर लोन रिकवरी वाला मुझे ये कह रहा है कि अगर आपने ईएमआई पे नहीं करी तो आपका केस लीगल में चला जाएगा और उसके बाद आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर या फिर कोर्ट में, तब जाके आपका केस हटेगा। और कई भाई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर जो हम मान लेते हैं हम 2-3 साल अपना लोन नहीं भी भरते, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये लोग तो मेरा लोन का अमाउंट डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे 2-4 साल के अंदर, है ना? तो क्या ऐसा सच में होता है? तो आज इन 4-5 सवालों का जवाब देंगे और भी जितना मैं कवर कर पाऊँगा उतना कवर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो आप लोग, ठीक है? सबसे पहला जो सवाल मैंने बताया था कि सेटलमेंट आउटस्टैंडिंग पे होती है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे होती है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि 2026 के जनवरी में आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ या फिर 25 मान लेते हैं, ठीक है? ओके। 2025 की जनवरी में आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ और उस लोन का जो प्रिंसिपल अभी जो आपने भर-भर के जो बचा हुआ है अभी आउटस्टैंडिंग, वो बचा हुआ है 1 लाख रुपए। ओके। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मैं सेटलमेंट 1 लाख पे करूँ या फिर अगर मान लो साल भर आपने लोन डिफ़ॉल्ट रखा और साल भर बढ़ के लोन ज़्यादा उतना बढ़ता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपए बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो 15-20,000 रुपए, ठीक है? वो बढ़ के 1,20,000 हो गया। अब मेरे को सेटलमेंट जो करनी चाहिए वो 1 लाख रुपए के अमाउंट पे करनी चाहिए या फिर सेटलमेंट मुझे 1,20,000 के अमाउंट पे करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊँगा ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये कन्फ्यूज़न इस वज़ह से पैदा होती है क्योंकि रिकवरी वाले आपको ना गलत तरीके से घुमाने की ट्राई करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? अब करनी जो सेटलमेंट चाहिए वो हमेशा आउटस्टैंडिंग पे चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि सपोज़ करो अगर आपने साल भर या 2 साल डिफ़ॉल्ट करा होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपए बढ़ा होगा। ओके। अब 10-20 हज़ार रुपए बढ़ भी गया है, मान लेते हैं 1 लाख का 1,20,000 हो गया या 1,30,000 पकड़ लेते हैं 2 साल का, ठीक है? मोटा-मोटा। ओके। पेनल्टी वगैरह, ब्याज वगैरह सब कुछ मिला के 1,30 हो गया, ठीक है? अब जब उसकी सेटलमेंट 10% पे होगी ना उस लोन की, तो वो सिर्फ़ आपको भरने पड़ेंगे 13,000 रुपए आउटस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके? 10% पे अगर होती है क्योंकि जब आप किसी लोन को साल 2 साल डिफ़ॉल्ट करके बैठे होगे ना, तो आपको आराम से उस पे 10% का सेटलमेंट ऑफ़र मिलेगा। खुशी-खुशी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर अगर ये लोग 10% का ऑफ़र ही ना दें तो कुछ मत कर मेरे भाई, 1 साल और डिफ़ॉल्ट रहने दियो और फिर आपका लोन ही माफ़ हो जाएगा 3 साल के बाद। समझे? लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, फिर ये किसी भी कोर्ट में जाके अपना पैसा माँग नहीं सकते। समझे? अब यहाँ पर रिकवरी वाले पता है आप लोगों को क्या गोली देने की ट्राई करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? रिकवरी वाले ये बोलेंगे कि एक काम करिए आप प्रिंसिपल पे कर लीजिए, लेकिन प्रिंसिपल का जो परसेंटेज है ना, वो थोड़ी वो होगी। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, प्रिंसिपल तो 1 लाख रुपए हुआ। आदमी सोचेगा हाँ यार, जो ऊपर के 30,000 रुपए वो तो मैं हटा देता हूँ। लेकिन जब प्रिंसिपल पे करेंगे ना ये लोग, तो ये लोग परसेंटेज गिरा देंगे। जहाँ पर आपका 10% का ऑफ़र मिल रहा था, वहाँ पर ये लोग बोलेंगे कि मैं जो सेटलमेंट करता हूँ, वो आपकी करवाऊँगा 15 पे या फिर 20% पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है? 20% बोलेगा गारंटी से। आप थोड़ा कम करने को बोलोगे तो हो सकता है कि भाई साहब वो 18 पे आ जाए, 17 पे आ जाए, है ना? अब प्रिंसिपल पे तो आपकी सेटलमेंट हो रही है, अमाउंट भी आपका कम हो गया, है ना? एक तरफ 31 था, एक तरफ 1 है। लेकिन जो परसेंटेज आपकी कम हुई है ना, उसके चक्कर में अगर मान लो आप 18% पे भी कर रहे हो सेटलमेंट, ठीक है? या 15 पे भी कर रहे हो, तो भी आप 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे वहाँ पर। क्योंकि 1 लाख रुपए का 15% 15,000 रुपए बनता है, समझे? प्रिंसिपल अमाउंट पे। और जब प्रिंसिपल बन रहा तो आप 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, वहाँ पर 13 दे रहे थे, यहाँ पर आप या क्या कहते हैं 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, 15 दे रहे हो। या फिर मान लो वो 20 पे ही अड़ गया कि भाई साहब मैं प्रिंसिपल पे करूँगा लेकिन 20% पे करूँगा। तो आदमी पे क्या होता है ना, ये छोटी-छोटी जो कैलकुलेशन होती है ना, ये मिस हो जाती है बहुत बार। कैलकुलेट करने में दिक्कत आ जाती है या फिर उस हिसाब से हिसाब नहीं लगा पाते, तो उनका लॉस हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ होता हुआ देखा है, ठीक है? तो आप अगर सेटलमेंट करो तो आउटस्टैंडिंग पे करो क्योंकि ये जो ऊपर की बैच पेनल्टी है ना, ये बेशक मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि ये लाख का 1.5 लाख क्यों ना कर दें, लेकिन जो पा 50,000 रुपए ऊपर बढ़ाया ना, उसका 5 ही हज़ार तो आपको भरना है।
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी उसमें, ठीक है। आपको ऑफर जितना अच्छा मिले, लेकिन हाँ अच्छे ऑफर पे लो। ऐसा नहीं है कि साल भर बाद या 1.5 साल बाद भी तुम बोल रहे हो कि भाई साहब मैं 20% पे करने को राजी हूँ, 15-10 पे अटक जाओ। नहीं मान रहा मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी एक सवाल होता है बहुत सारे हमारे भाइयों का कि सर रिकवरी वाला बार बार ये कह रहा है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो ये केस लीगल में चला जाएगा, और लीगल में एक बार चला गया केस, मतलब या तो कोर्ट में चला गया केस या फिर आपका नोटिस आ गया, तो उसके बाद फिर आपको पूरा ही पैसा भरना पड़ेगा, तब कोई भी गुंजाइश इस पे नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो रिकवरी एजेंट आपको ये बात बोलता है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से आप लोगों को पता होगा ना, मैं किसी समाज को या फिर किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, ये कुछ नहीं है, इनकी खाली यही है कि भाई साहब ये चिल्ला लेंगे, बोल लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, जनरली बताता हूँ, समझे। इन पे खाली बातें करवा लो, मुंह से बकवास करवा लो, मुंह से जितनी इन पे गंद फैल सकती है ना उतनी फैलाने की ट्राई करते हैं, और कुछ नहीं होता। पहली बात तो इनके पास कोई पावर ही नहीं है कि लीगल में आपका केस पहुंचा पाए। ये होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी वाले, जिन पे खुद की सैलरी बन नहीं पा रही है मंथ के एंड में, समझ रहे हो। आप लोगों को कईयों को लगता होगा ना कि यार जो रिकवरी वाला हमें फ़ोन कर रहा है वो बैंक से होगा या फिर वो एनबीएफसी से होगा, जो कि वो होगा। एनबीएफसी और बैंक वाले कभी भी किसी रिकवरी एजेंट को हायर करते ही नहीं है अपने थ्रू, और ना ही किसी कलेक्शन मैनेजर को करते हैं। जो आपको कई बार फ़ोन करते हैं ना कि हाँ मैं कलेक्शन मैनेजर बात कर रहा हूँ इस बैंक का, कोई कलेक्शन मैनेजर नहीं, एजेंसी का मैनेजर है वो, समझे। 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है उसकी, वही आई कार्ड चेंज करके कभी इस बैंक का बन जाता है, कभी इस बैंक का बन जाता है, इतना फ़र्क होता है, समझे। तो आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेटलमेंट एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन भाइयों का कोर्ट में केस भी चला जाता है ना, और वो 3-3 4-4 साल केस वो भी करते हैं, उसके बाद जो एंड वाला सिचुएशन आता है ना, उसमें भी सेटलमेंट ही होती है, समझे। और कोर्ट में तो बहुत अच्छी सेटलमेंट हो जाती है, कई बार बोल दिया जाता है कि 20% या 15% में निपटाओ यार, खत्म करो कहानी, इस केस को ही हटाओ। ऐसा हुआ है बहुत बार। जो कलकत्ता में केस लगते हैं ना, आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर लगा दिए जाते हैं केस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लगा देंगे, क्या कहेंगे, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, समझे। नोटिस कोई रिकवरी वाला भेज नहीं सकता, कोई रिकवरी वाला केस फाइल कर नहीं सकता। केस फाइल कौन कर सकता है? केस फाइल कर सकता है जो बैंक या फिर एनबीएफसी की जो लीगल फर्म है, ठीक है, वो कर सकती है। और उनकी और रिकवरी वालों की कभी आपस में बात नहीं होती, वो लोग ना मुंह तक नहीं लगाएंगे कभी भी, समझे। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई रिकवरी वाला बोलता है कि भाई साहब ये केस लीगल में चला जाएगा, तो कह देना भाई डाल दे लीगल में, एक काम कर, सबसे बढ़िया। नोटिस की बोले कि हम नोटिस इशू कर देंगे, तो कह देना एक की जगह 10 नोटिस भेज, ताकि मैं एक साथ ही सबका रिप्लाई करूं और बात खत्म हो जाए। मैं एक ही नोटिस में 10 नोटिस का रिप्लाई करके खत्म कर दूंगा बात, मेरा खर्चा बचेगा, समझे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, सबसे बढ़िया तरीका रहता है, ओके। और अब तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल ये था कई भाइयों का कि सर मान लेते हैं हम 2-4 साल लोन डिफॉल्ट कर भी देते हैं, तो ये तो डबल कर देंगे हमारा अमाउंट। तो मैं आप लोगों को ना एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, और परफेक्ट एग्जांपल भी आप लोगों को दूंगा कैसे होता है ये, ठीक है। देखो, लिमिटेशन एक्ट 3 साल तक लगा हुआ है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट या फिर कुछ भी होगा लोन वोन देने का, अगर बैंक मांगना चाहे तो 3 साल तक ही मांग सकता है, उससे ऊपर नहीं मांग सकता डिफॉल्ट करने के बाद। लेकिन जो इंटरेस्ट लगाने की रेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ तक ही लगता है इंटरेस्ट, उसके बाद कभी नहीं लगता। अब आप लोग पूछोगे ऐसा कैसे, मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। देखो, राइट ऑफ के बाद क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना या फिर एनबीएफसी होती हैं, वो अपने लेजर से ही आपका लोन अकाउंट हटा देती है। जब आपके लेजर से ही लोन अकाउंट हट जाता है, तो ना तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ना उस पर ब्याज लगेगा, और बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा ना कि भाई साहब एक किसी ने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करा, 5 साल बाद वो 10 लाख का बन गया, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड। इन्फ्लेशन, अब मतलब वो क्या कहते हैं, कंपाउंड इफेक्ट से कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं। मैंने आज तक एक सिंगल क्लाइंट नहीं देखा जिसका कार्ड जो है ना वो डबल भी हो गया, हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ कैसे। एक मेरे जानने वाले थे, मैं क्लाइंट का एग्जांपल नहीं दूंगा, अपने एक जानने वाले का दूंगा, ठीक है। उन्होंने एक्सिस बैंक से एक कार्ड लिया था, 80,000 रुपये का उनका क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। किसी कारणवश नहीं भर पाए, जो भी था उनका, ठीक है, दिक्कत प्रॉब्लम, डिफॉल्ट हुआ। आज उनका जो डिफॉल्ट का कुल मिला के मैं टाइम मान के चलूँ ना, तो 2.5 साल होने जा रहा है। तो 2.5 साल में कितना बड़ा होगा? 50% इंटरेस्ट लगता है कार्ड पे, ठीक है, 50% आराम से लग जाता है साल भर का। तो अब अगर 80,000 का 50% इंटरेस्ट लगता है साल भर में, तो 80 का 40, और 40 दूनी 80, एक तो ये हो जाना चाहिए, एक 60 हो जाना चाहिए था, और प्लस 40 और हो जाना चाहिए 6 महीने का, है नहीं। तो ये कम से कम 2 लाख रुपए हो जाना चाहिए था 80,000 का।
अब एग्जैक्टली उनका अभी कितना होगा आउटस्टैंडिंग, ये बताओ, मैं बताऊं? 1,07,000, 1,07,000 उतने पे ही है और उस पर अटक गया। राइट ऑफ के बाद से 1 रुपया नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि भाई साहब उस लेजर उसको लेजर से ही हटा दिया गया। जब लेजर से ही हटा दिया गया है तो उसकी गिनती कहीं करी ही नहीं जा रही है जनरली। ना वो एनपीए में अकाउंट हो रहा है, ना भाई साहब उसको जो अकाउंटिंग चलती है उसके अंदर डाला जाता है। अगर वो जो भाई है ना हमारा, जिसका एक कार्ड डिफॉल्ट है, वो ऐप भी खोलेगा ना बैंक की, तो वहां पर भी उसको कार्ड शो नहीं करता है। समझे? क्यों नहीं शो करता? क्योंकि राइट ऑफ कर दिया गया। राइट ऑफ कर दिया गया तो भाई साहब जिस अकाउंट को, जिस लोन को, जिस कार्ड को बैंक अपना बता ही नहीं रही है, जोड़ ही नहीं रही, लेजर में डाल ही नहीं रही है, तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ कैसे सकता है? उस पर पेनल्टी कैसे लग सकती है? हाँ, लेकिन राइट ऑफ तक जो लगी सो लगी। जो मतलब राइट ऑफ तक सोच लो कि इनका 27,000 रुपये लमसम ऊपर इनका पेनल्टी वगैरह लगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो लगा सो लगा, वहां बात खत्म। आगे चल के सेटलमेंट वगैरह कर, अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर इनका तो सेटलमेंट ऑफर आ जाना चाहिए था। हाँ, आया है, अच्छा खासा मिल भी रहा है। बट क्या है कि ये थोड़ा मतलब कम सैलरी वाले इंसान है, तो इनके पास पैसे वैसे है नहीं। और बाकी क्रेडिट कार्ड है तो केस तो कोई होगा नहीं, 6 महीने और काट लेंगे, हो जाएगा मुनाफा इनका, फिर भरना भी नहीं पड़ेगा, लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा ना, समझ लो। तो जैसा जिसका वो होता है, मतलब जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है, वो उस हिसाब से सेटल करता है। जिसके पास सेटलमेंट के पैसे भी नहीं होते, वो लोग सेटल भी नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब इस पे चौथा सवाल भी आ जाता है। कई लोग, आप लोग ये भी पूछते हो ना कि सर मान लेते हैं यार सेटलमेंट के पैसे भी नहीं है, मतलब हमारे पास 50 लाख का लोन तो हो गया है, बट मुझे पता है कि अब मैं सेटल भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने पैसे जोड़ नहीं सकता मैं। तो भाई सेटलमेंट जो है ना, वो एक ऑप्शन होता है, वो आप लोगों पे थोपा नहीं जा रहा, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पे लोन चुकाने के पैसे नहीं है तो आपको, और सेटलमेंट करने के पैसे भी आगे चल के नहीं आ पाएंगे, तो आपको बिल्कुल ही फ्री हो जाना चाहिए। फिर आपको खाली रिकवरी रोकने पे ध्यान देना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम कंप्लेंट्स करके रिकवरी को रुकवा सको, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, ठीक है। बस ये मत दौड़ो कि भाई साहब मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ, ये जो कोई बंदा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, पता है इतना डरा के रखता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। कई लोग तो ये बोल देते हैं कि 30% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, कर लो, इससे नीचे जाएगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं जाएगा? नहीं जा रहा, मत जाए साला, नहीं करेंगे सेटलमेंट। हमारी कैपेसिटी 10% की है, तो 10% भी करूंगा। जिनकी 10% भी नहीं है तो वो 10% भी मत करें, कोई जरूरी नहीं करना, समझे। और एक सेकेंडरी चीज ये भी रहती है कि मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, पर्सनल एडवाइस, ठीक है। जितने भी नए डिफॉल्टर्स इसको देख रहे हैं, जिनको भी 2-4 महीने हुए हैं, जो कि मन में अलग अलग ख्याल और गलत गलत चीज़ें पाल के बैठे होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके इस बुरे वक्त में आपकी फैमिली ने आपसे हाथ पीछे कर लिए होंगे, या फिर आपके ऊपर से मतलब सारी चीज़ें मदद मांगी होगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से, और उन लोगों ने अपने हाथ पीछे कर लिए होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, जेनुअनली अगर कहूँ तो, ठीक है, कि ह्यूमन नेचर किसी परेशानी में पड़ना नहीं चाहता, समझे। तो आप लोग डरो मत, क्योंकि जो अनसिक्योर लोन है ना, इसकी खास बात ये एक ये है कि इसमें ना आपके पास जब तक पैसा था, मतलब मान लेते कम पैसा होगा, जैसे सपोज करो आपकी ईएमआई जानी है 30,000 रुपए की और आपके पास 20,000 रुपए थे, ठीक है, तो आपको दिक्कत लेनी थी कि यार भाई साहब 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे, है नहीं। बट आपके पास अब जब पैसे ही नहीं है, खत्म हो चुकी है बात, तब आपको अब डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब बात वहीं पर खत्म होती है। अब आपका नया जो सफर है, जो एक तरीके से कर्जा मुक्ति का बोल सकते हो सिंपली, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब आप डिफॉल्ट की स्थिति पे आते हो, तब आप बहुत सारे अपने दोस्तों से बातें करते हो, ओके, अपनी फैमिली से मदद मांगते हो, फिर दोस्तों से बातें करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कभी भी ऐसे लोगों से बातें ना करें। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। मेरा कल परसों ही एक बंदे से बात हो रही थी, एक सब्सक्राइबर थे हमारे, कॉल बुक करी थी। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी, ठीक है। एक हमारे वो भी थे, क्या कहते हैं, एक हमारे बॉस वगैरह भी थे। तो मैंने उनसे भी बोला कि सर लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें झूठी एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना करेगा, पुलिस ले जाएगी आपको। तो अब एक बात बताओ, डरा कौन रहा है? अभी तक तो रिकवरी वाले ने भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये जो आपस के लोग हैं ना, ये लोग मजे लेते हैं, मैं जेनुअनली अगर कहूँगा तो, समझ रहे हो। और इन मजे लेने वाले लोगों से आपको दूर रहना है, इनको बोल के भी कोई फायदा नहीं है, समझे। एक हमारे सब्सक्राइबर थे बिहार से, हमसे जुड़े थे, क्लाइंट बन गया था, ठीक है। उनकी कंप्लेंट्स वगैरह हमने कर दी, और उनका जो घर था ना, वो थोड़ा गांव खेड़े के एरिया में था, जहाँ पर विजिट होती ही नहीं थी, समझे, होनी ही नहीं थी विजिट। तो उनको डरने की कोई ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी। बट उन्होंने वो ये है कि आस पड़ोसी और मोहल्ले वालों को थोड़ा बताया कि यार मेरी स्थिति सही नहीं चल रही, लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट हो गए हैं,
रिकवरी वगैरह वाला अगर कोई फ़ोन आपको करे तो आप बता देना कि मैं नहीं जानता इसको, ठीक है? ओके। तो वहाँ के जो लोग थे वो मज़े लेने लगे। कैसे मज़े लेने लगे होंगे सोच के देखो। वो लोग दूसरे किसी नए नंबर से फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं रिकवरी वाला बात कर रहा हूँ फलाना-ढिमकाना बैंक से, तुझे पैसे भरने पड़ेंगे, तेरे घर आ जाऊँगा, घर के बाहर खड़ा हूँ। अब वो बेचारा कहीं जॉब करने गया हुआ है बाहर, क्योंकि मतलब कई स्टेट्स में क्या होता है कि ना कि काम-धंधे की इतनी सुविधा नहीं होती है, तो बाहर जाना पड़ता है कहीं पर। जैसे यूपी, बिहार साइड में ऐसा होता है। मैं खुद यूपी से रहा हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ें, ठीक है? तो अब वहाँ पर भाई डर गया बेचारा बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब नंबर-वंबर निकलवाया, थोड़ा साइबर कंप्लेंट करवाई, तो पता लगा वो लड़के वहीं के थे। सोच लो कितना बुरा लगा होगा कि भाई साहब कोई बंदा मदद के लिए किसी के पास जा रहा है, किसी से बोल रहा है कि भाई साहब आपके पास कॉल आया तो मना कर देना कि मैं नहीं जानता है, फिर ऐसी बात है। और वही लोग मज़े ले रहे हैं, है ऐसा। तो इसीलिए आप लोग एक्सपर्ट एडवाइस लेने पे ही ध्यान दिया करो और इन लोगों से जितना अपना माइंड दूर कर सको, उतना बढ़िया है, ठीक है? आज के जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन आप लोगों के थे, उनके मैंने जवाब दे दिए हैं। बट अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर हो सकेगा तो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? आप लोगों की गलती एक ये रहती है कि कई बार आप लोग अपने क्वेश्चन पूछते नहीं हो कि यार जैसे मुझे कोई पूछ देगा ना कि सर लोन डिफ़ॉल्ट किया तो क्या होगा? मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। बट कोई लोग ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जिससे कि सामने वाले को भी अगर कोई और वीडियो देख रहा हो, तो उसको भी कुछ नॉलेज मिले, समझ रहे हो? तो आप ऐसे अपने केस के बारे में पूछा करो एग्ज़ैक्टली, तो आप लोगों को पता चलेगा, समझ रहे हो? तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।